आप सभी को मेरा आत्मवंदन। पीएमसी ध्यान नेपाल में आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी, सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साक्षात प्रणाम करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करेंगे। और आज नव वर्ष की हर्षित बेला पर आपको खुशियां मिले अपार, आपको यश कीर्ति सम्मान मिले और बढ़े आपका मान, मंगलमय हो जीवन आपका, सुखी रहे परिवार। तो नव वर्ष की 2025 की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज एक छोटा सा ध्यान करेंगे हम। आज हमारे साथ पूनम मेहता जी जुड़ रही है, जो हमें द पावर ऑफ नाउ का स्वाध्याय करवा रही हैं। तो वो ज्ञान लेने के लिए हम ध्यान करके अपने आप को तैयार करेंगे। तो मैं उषा जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो हम सभी को ध्यान में ले चले। जी उषा दीदी, ओवर टू यू। आपका बहुत बहुत आभार। सभी ध्यानियों को मेरा प्रणाम। क्योंकि समय कम है, पूर्ण आनंद में बैठते हुए कृपया तीनों बंद लगा लें। पत्री जी का स्मरण करते हुए योगीराज कृष्ण का मन मंदिर में स्थापित करते हुए गहन ध्यान में डूबें और संकल्प लें कि जो भी मैं श्रवण कर रहा हूँ, कर रही हूँ, श्रवण करते हुए मैं गहरे ध्यान में डूबते जाऊंगी। मैं हूं तेरी बांसुरी। तीनों बंद लगा लीजिए और रिलैक्स होके बैठ जाइए। मैं हूं तेरी बांसुरी, मेरा मुझ में कुछ नहीं। कथन है। जो बांसुरी है वह कृष्ण और बांसुरी पर्याय हैं, और जो बांसुरी है वह एक तरह से हमारी पूरी परिभाषा है। कैसे? बाहर तन, अंदर मन, और जो उसकी गूंज है वह है परमात्मा की आवाज। जो गूंज रहा है वो है परम तत्व। अब प्रश्न उठता है कि परम तत्व है, इतना छुपा क्यों रहता है कि करोड़ों में एक आधी उसे ढूंढ पाता है। कई लोग सोचते हैं भाई परम तत्व क्यों इतने गहरे में है, क्यों इतने भीतर है। तो मैं बताऊं कि प्रकृति का ये नियम ही है कि जो भी कोई वैल्यूएबल चीज होती है वो सब अंदर ही है। कैसे? कि कीमती सामान है कोई हमारा, तो हम उसे बाहर नहीं रखते हैं, उसे अंदर वाले कमरे में तिजोरी में रखते हैं। अब इसी में आगे बढ़ते हुए जो बीज होते हैं फलों में, वो बीज भी फल के गूदे के अंदर की तरफ होते हैं, और उन बीजों पर भी एक कड़ा वो कोट होता है, उसके अंदर बीज होता है। पेड़ की जड़ है, वो भी कितनी गहरे में मिट्टी में छुपी होती है ताकि कोई उसे जानवर नुकसान ना पहुंचा पाए, और कोई मतलब प्रकृति में ठंड गर्मी उसे आहत ना करे। और पत्ते वगैरह झड़ भी जाते हैं तो वो तो आ जाते हैं, पर पेड़ की जड़ इसी तरह से छुपी हुई है, वो परम ही तत्व है पेड़ का। अब मस्तिष्क वगैरह, ये जो दिमाग है, मस्तिष्क है, इसे भी देखेंगे कि मजबूत खोपड़ी के भीतर वो दिमाग है, और कोई भी डॉक्टर उसे छेड़ता नहीं है। इस तरह से वो भी एक वैल्यूएबल है। तो वह भी खूब एक खोल के अंदर बंद है। हृदय है, लीवर है। हृदय भी हमारे पसलियों की एक रिब्स है, उसके केज के अंदर बंद है। मतलब कहने का है कि जो कीमती सामान है वह प्रकृति का नियम है कि वह अंदर से अंदर है। तो पर एक और बात है कि हम लोग त्वचा का ध्यान रखते हैं,
जबकि त्वचा तो कंटेनर है, कंटेंट तो अंदर है। तो ये जो जाड़ा गर्मी ये त्वचा को असर दिखाती है, पर अंदर का सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा होता है। तो सारी प्रकृति की व्यवस्था इसी है, इसी तरह है। जो जितने भी आप भीतर जाएंगे वैल्यू बढ़ती जाएगी, भीतर भीतर। ऊपर कम महत्व की चीज है, और भीतर उससे अधिक है, और भीतर वो वैल्यूएबल है। अब इसी क्रम में हड्डियों के भीतर थोड़ी खोखली जगह है। हम समझते होंगे कि हड्डियों के भीतर एक थोड़ी सी खोखली जगह होती है और वहां बोन मैरो रहता है। तो वह हमारे खून की फैक्ट्री है, बिल्कुल भीतर। सर्वाधिक महत्वपूर्ण रोटी, दाल, चावल, सब्जी खून में बदलती है। ऐसी रक्त फैक्ट्री जो कोई अभी तक साइंस इतनी बढ़ गई कि कोई बना नहीं पाया। रक्त कण में एक ब्लड सेल तक को वैज्ञानिक नहीं बना पाए, और ये फैक्ट्री चुपचाप चल रही है। लंबी चौड़ी फैक्ट्री चल रही है। करोड़ों करोड़ों की मात्रा में रोज सेल बनते हैं, और यह सब बहुत ही गुप्त रूप से यह सब चल रहा है। तो प्रकृति का नियम ही इस तरह है। पर ऐसा भी नहीं है, जो हमें नजर आता है वो पदार्थ होता है, और परमात्मा नजर नहीं आता। खोज करेंगे तो बड़ा आसान है। जो जो नजर आता है देखते चले, देखते चले, दृष्टा बने। जो दृश्य है वह आप नहीं है। शरीर है, फिर मन है, विचारों का जगत है। चुपचाप देखते रहें। फिर विचार है भांति भांति के, चुपचाप देखते चले। स्मृति है, गहरे में चले, भावनाएं हैं। ये भी जब आप गहरे उतरती हैं तो वो चुपचाप देखते रहने से ये दूरी आ जाती है अपने आप। हम उनसे भी दूर हो जाते हैं। चुपचाप देखते रहिए तो आपको पता चलेगा कि ये तो सब आते जाते थी चीजें, ये तो निकलती जा रही हैं, पर मैं तो स्थिर हूँ। शरीर कभी बच्चा था, जवान है, या बूढ़ा होने लगा, तो मैं तो समझ रही हूँ कि मैं तो वही हूँ जो बच्चा थी। तो यह तो शरीर के रूप है, मैं तो अलग तत्व हूँ। जब आप जन्मे थे विचार नहीं आते थे, ना आपकी कोई भाषा थी, ना भावनाएं थी। पर जो स्थिर था वो तब आप में भी था, उस समय बचपन में भी था, जब हम निर्विचार थे तब भी था। तो निर्विचार रहते हैं उस समय भी आप थे। जन्म के समय भाषा नहीं थी, विचार नहीं थे, पर आप तो थे। विचार बाद में विचारातीत, भाव भावातीत, चेतना मात्र था। कृष्ण ने कहा तीन चीज हैं, तन, मन और वह पुरुषोत्तम है। शरीर पदार्थ है, पुरुषोत्तम है चेतन, परम चेतन। अब अगर समझेंगे तो आत्मा शब्द का प्रयोग दो रूप से किया जाता है। शरीर है पदार्थ, और पुरुषोत्तम चेतन है। दोनों के बीच में, शरीर और उस पुरुषोत्तम चैतन्य को के दोनों के बीच में एक एक चीज चाहिए, जो मन है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि यदि किसी दीवार पर मुझे कागज लगाना हो तो मुझे ग्लू चाहिए, और वो ग्लू कैसा चाहिए कि जो दीवार में भी काम करे और उस कागज पे भी काम करे। तो इसी तरह का एक तत्व है मन। मन जो होता है वह तन के भी गुण रखता है, तन के भी लक्षण रखता है, उस परम तत्व के भी लक्षण रखता है। तो समझिए कि यही एक वह ग्लू का काम करता है।
तो इसी संबंध में थोड़ा सा आगे बढ़े तो एक इंडिविजुअल माइंड होता है और एक यूनिवर्सल माइंड होता है। तो इसे दूसरे शब्दों में हम समझ सकते हैं, एक छोटा मन और एक विराट मन। छोटा मन व्यक्ति का होता है, माने शरीर का होता है, और विराट मन जो होता है वो समष्टि का होता है, मतलब जीवात्मा और परमात्मा। ये दोनों शब्द जीवात्मा और परमात्मा को बता रहे हैं। तो कॉस्मिक कॉन्शसनेस इसको बताता है विराट मन। इसे एक इस भेद को आप एक ढंग से और समझ सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दें इसे। मेरे कुएं का पानी और भूमिगत जल भंडार, अंडरग्राउंड वाटर टेबल, अब ये दो चीजें हैं। और आप कहेंगे कि ये प्रैक्टिकली, ये कहेंगे कि मेरा कुआं है, भाई वो पड़ोसी का कुआं है और आगे उसका कुआं है। अब पर जब इसे देखेंगे, सम कहने को तो ये सही है, और एसेंशियली जो है वो भूमिगत जल भंडार है। जिन्होंने खोद कर नहीं देखा उसके पास भी वही कुआं है, वही पानी है उसके पास भी। कहने का तात्पर्य है, आत्मा मेरे घर का कुआं है और परमात्मा पुरुषोत्तम वही अंडरग्राउंड वाटर लेवल है। तो इस तरह हमारा शरीर, मन कहिए, जीवात्मा कहिए, शब्दों पे मत जाइए, इसके भेद को समझना है। और दूसरा है परमात्मा। अब अगर हमारा घर ध्वस्त हो गया, घर ध्वस्त हो गया माने ये कुआं जहां हम रह रहे हैं, तो मान लो शरीर, ये शरीर ध्वस्त हो गया तो भी भूमिगत जल भंडार तो रहेगा ही। तो इस शरीर से उसका कुछ लेना देना नहीं। इसे आप ये समझ लें कि उस परमात्मा, उस अंशी के ही हम अंश हैं। यह जब भी था, जब हम थे, अब हम हैं तब भी है, और जब हम नहीं होंगे तो भी यह जल तो भूमिगत रहेगा ही। तो इस तरह से यह हमें समझ, ये सब हमको यह समझने में सहयोग करेगा कि अगर आप थोड़ा थोड़ा गहरे जाएंगे, खोदेंगे, तो आपको कुआं दिखेगा, पानी दिखेगा, वो तो आपको समझ में आ रहा है कि तो मेरे घर में है। पर जब आप उसे और गहरे खोदेंगे तो वो भूमि वाटर लेवल दिखाई देगा। सॉरी, अभी देखती हूँ क्या है। तो वो वाटर लेवल दिखाई देगा। तो वो कहने का तात्पर्य है कि आपने कुआं खोदा और कहीं दूर जाके भी आपने कुआं खोदा, तो वो नीचे जो निकलेगा तो आप समझेंगे अरे ये पानी तो मेरे यहाँ भी था वही है, वो दूसरे के यहाँ भी वही है, देश में भी वही है, प्रदेश में भी वही है, विदेश में भी वही है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जीवात्मा है तो अंश, अंशी माने परमात्मा की, तो हम सब एक हैं। बस जब तक आपने उतने गहरे उतरे नहीं कि आपको उस कुएं कुएं में ही रह गए, तो आप जीवात्मा हैं। पर अगर आपने कुएं के भी नीचे चले गए तो आप उस वाटर लेवल पे पहुंचेंगे जो परमात्मा है। सरल शब्दों में ये मैं बता रही थी। तो अभी इसी सब का ध्यान करते हुए और इसको मन में मंथन करते हुए हम कुछ देर ध्यान की गहराइयों में ध्यान करें। अगर समय हो जाता है तो हम ध्यान से बाहर
चलेंगे, आप जब तक ध्यान में रहिए। सभी धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाएंगे, अपना समय लेते हुए। दोनों हथेलियों को अपनी आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। थैंक यू उषा जी। जी, पूनम मेहता जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वेलकम वेलकम पूनम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज नव वर्ष की बेला में हम सभी आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं, और बहुत सी शुभकामनाएं आपके लिए। जी, थैंक यू सो मच संतोष जी। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को, और सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। उम्मीद रखते हैं 2025 ना सिर्फ हमारी सोल प्रोग्रेस करेगा, हमारे में अवेयरनेस डालेगा, और जैसे उषा जी इतने प्यार से समझा रही थी, हम पानी की खुदाई जो करेंगे वो हम वननेस में करेंगे। जो उषा जी, जी बोल रहे थे कि अरे मेरे यहाँ भी पानी, इधर भी पानी, उधर भी, तो दैट इज ऑल अबाउट वननेस। और मैं वाकई में उषा जी, आप बहुत प्यार से बहुत अच्छे से करवा रहे थे। और मैं ये जानना चाहूंगी कि आप ये मतलब कोई बुक करवा रहे थे, क्या करवा रहे थे? बहुत अच्छा लगा मुझे भी सुन के। जो अनम्यूट कर मैं लीजिए संकलित आप। कर लेती हूँ, मेरे मन को अच्छा लगता है, वो कहीं एक जगह इकट्ठा करके आवाज सबके हाँ सामने तो है। हाँ तो इवन आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे भी वो सुनने का मौका मिला, और बहुत अच्छा लग रहा था, इतने बहुत सिंपल बहुत बहुत तरीके से ये बता रहे थे। बहुत। सच में बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। सो संतोष जी, स्टार्ट कर सकते हैं हम? जी जी जी। ओके जी, तो चलिए दोस्तों, हमारी यात्रा द पावर ऑफ नाउ, माइंडफुल रहना, आज में अभी में जुड़ के रहना, हम कैसे चलेंगे? तो देखिए, जितना भी मतलब दिस इज व्हाट आई फील कि जितना भी ट्रुथफुल विजडम होता है, आप उसको चाहे स्पिरिचुअल विजडम बोले, साइकोलॉजिकल कुछ भी बोलिए, उसका मूल एक ही होता है। तो जो अभी उषा जी बता रहे थे कि वो गोंद की तरह वो उसको चिपका के रखता है, दैट इज मन। और वो मन ही चंचल है। वो मन ही कभी हमारे को ये एहसास नहीं करने देता, जो ये बता रहे थे कि कहीं से भी पानी खोदाई करेंगे तो भाई वो एक ही है, वननेस में ही है। तो हम उसी मन को कंट्रोल करने की जो है वो हम जानकारी पिछले 2 सेशन में हम ले रहे हैं इस बुक के जरिए, और हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, द पावर ऑफ नाउ में हम कैसे रहे, मतलब हम अब में प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रहे। तो थोड़ा सा अगर रिकैप करें, तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने ना सिर्फ समझा था, हमने उसको प्रैक्टिकल भी थोड़ा सा करके देखा था कि मुझको ऑब्जर्वर बनना है। जब मैं ऑब्जर्वर बनूंगी तो मैं ऑब्जर्व किसको करती हूँ? थिंकर को, जो क्या करता है, जो सोचता रहता है, सोचता रहता है। जब मैं उसको ऑब्जर्व करूंगी तो धीरे धीरे मैं एक एक्सपीरियंस करूंगी उस गैप को। उस गैप को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं नो माइंड। नो माइंड का मतलब ये नहीं कि माइंड ही नहीं होगा। दैट इज द फीलिंग ऑफ स्टिलनेस, माइंड विल बी देयर, बट वो मुझे विचारों में उलझाएगा नहीं। यानी कि क्या होगा? मैं अवेयरनेस में रहूंगी, मैं जागरूकता में रहूंगी, लेकिन मैं सोच नहीं रही होंगी। उसको हम बोलते हैं स्टेट ऑफ नो माइंड। हमने यहां तक जो है वो समझ लिया था। अब हम अपने इसी ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं, तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि राइटर हमें एनलाइटनमेंट के बारे में बता रही है। तो अब उन्होंने ये तो बता दिया आपको ऑब्जर्वर बनना है, तो चलो ठीक है जी, हमें समझ में आ गया, हम ऑब्जर्वर बनेंगे। अब हम ऑब्जर्वर बन के क्या करेंगे?
हम एनलाइटनमेंट की तरफ जाएंगे। तो एनलाइटनमेंट की तरफ जाने का मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि वी नीड टू राइज अबव थॉट्स, विचारों से ऊपर उठना है, विचारों से ऊपर हमें उभरना है। अब इसका क्या मतलब हुआ? हमें ये लगेगा कि अच्छा, हमें ये बताया जा रहा है कि नो माइंड जोन में जाओ, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? इस संसार में रह रहे हैं तो देखिए, हमारे को अपने आप को यहाँ पे सरवाइव करने के लिए मुझे थिंकिंग तो चाहिए ना। अब मैंने भी तो सुबह सोचा ना कि हाँ, मेरा आज यहाँ पे इतने बजे सेशन है ना। अब ऐसे थोड़ी ना कि मैं सोचूंगी नहीं, अब क्या करें, भाई सोचना तो पड़ेगा। तो इसके बारे में राइटर ये कहते हैं कि आपको अपने माइंड को एक इंस्ट्रूमेंट की तरह, एक टूल की तरह इस्तेमाल करना है। ठीक है, कोई काम है, उस काम को किया, माइंड को यूज किया, तो ठीक है, अब उसको छोड़ दो। लेकिन वो बोले कि हम इंसान क्या करते हैं, हम 80 to 90% जो विचार अपने अंदर रखते हैं, रिपीटेटिव थॉट्स है, बार बार एक ही बात, वो स्टीरियो की तरह नहीं होता, बस वो गाना बजी जा रहा है, बजी जा रहा है, मत करना भूल जाते हैं, वो लगा हुआ है, लगा हुआ है, लगा हुआ है, बस वही सुनते जा रहे हैं। या फिर कैसे विचारों में उलझाई रखते हैं, जो बड़े नेगेटिव होते हैं, जो बहुत हमारे नकारात्मक होते हैं। तो पता है ऐसी सोच हमें कहाँ ले जाती है? ये हमारी जो इतनी इंपॉर्टेंट वाइटल एनर्जी है, ये कल लीकेज बन जाती है। हम बोलते हैं ओ, मैं बड़ा ड्रेन आउट फील कर रही हूँ। तो ड्रेन आउट तो फील करोगे ही ना। क्यों? क्योंकि आप अपने दिमाग से, कोई भी आपके जीवन में कोई बुरा हादसा हुआ, आप उन विचारों को, आपके जीवन में कुछ भी ऐसा हुआ जो आपको बहुत नेगेटिव लगा, और कोई बात जो आपको हर्ट करती है, आप तो बार बार उसी को याद कर रहे हो। सोच के देखो तो क्या करते हैं, हम अपनी एनर्जी को लीकेज कर देते हैं, लीक कर देते हैं। यानी कि जो हमारे अंदर जितना भी हम मेडिटेशन करते हैं, ज्ञान करते हैं, वो सारी एनर्जी को हम निकालते नहीं आते। क्यों? क्योंकि हम इस चक्रव्यूह से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। ये भी एक मैंने देखा है कि एक बड़ा एडिक्शन बन जाता है। अब जैसे एडिक्शन कैसे बन जाता है? अरे हमने तो सुना है कि लोगों को, लाइक कईयों को टोबैको खाने का एडिक्शन होता है ना, ड्रग्स लेने का एडिक्शन होता है, शराब पीने का एडिक्शन होता है। तो ये थिंकर को क्यों एडिक्शन बोल रही है? बिल्कुल, थिंकिंग भी एडिक्शन बन जाती है। एडिक्शन क्यों बन जाती है? क्यों? क्योंकि आप कंपल्सिव थिंकिंग किए जा रहे हो। यानी कि जब आप जो सोच रहे हो, उस सोच के ऊपर आप अपनी चॉइस को एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे कि मैं इसको रोक दूं। अरे ये तो मैं वही पुरानी बातें याद कर रही हूँ, अरे ये तो मैं वही हर्टिंग बातें याद कर रही हूँ, मैं इसको रोक दूं। बट यू आर नॉट एबल टू स्टॉप इट, सो इट मीन्स यू आर इन एडिक्शन। आप एक एडिक्ट हो गए हो। एडिक्शन की यही परिभाषा होती है। एक शराबी को पता है शराब पीना मेरे लिए बड़ी नुकसानदायक है, लेकिन वो नहीं रह सकता, वो कंट्रोल नहीं कर पाता। तो हम क्या बोलते हैं, अरे इसको तो एडिक्शन है। तो फिर हमको भी तो ये नकारात्मक विचारों का एडिक्शन हो गया, और हम क्या करते हैं, हम अपनी एनर्जी को लीक करते रहते हैं। अब जब ये चीज हुई तो अब मन के अंदर एक ये प्रश्न जरूर आता है कि विचारों के एडिक्ट कैसे बन गए? जैसे कि अब सोचिए, एक शराबी को तो कभी बचपन में उसके माँ बाप ने नहीं सिखाया होगा ना, बेटा ये गिलास पकड़, ये डाल इसमें और पी। आज तूने एक गिलास पिया, अब तू 2 गिलास पी, तू 3 गिलास पी। ऐसे तो नहीं सिखाया। लेकिन वो शराबी कैसे बन गया? सोच के देखिए। अब हम बड़ा सोचेंगे तो घर वाले कहेंगे अरे उसकी कंपनी खराब थी, उसको दोस्त ऐसे मिल गए, वो इसके पास पैसा आ गया जी, इसको पैसा संभालना नहीं आया और ये गलत एडिक्शन में चला गया। अरे इसके जीवन में बड़ी उलझने थी, बेचारा क्या नहीं करता, उसने शराब का सहारा ले लिया। सोच के देखो, जितनी भी बातें हम बोल रहे हैं वो सच है? जी नहीं। उस इंसान की सोच की वजह से वो शराबी बना, उसकी थिंकिंग ने उसको शराबी बनाया। जो उसके अंदर, उसके दिमाग के अंदर हर समय नकारात्मक विचार आते रहे, उसके अंदर जो भी, जिस भी तरीके की वो रिपीटेटिव नेगेटिव थॉट्स में रहा, उसने उसको शराबी बनाया। हालात शराबी नहीं बनाती हैं, लेकिन हमें हमें आदत है ना, हम क्या करते हैं, हमें मजा आता है दूसरों को ब्लेम करने में। जी नहीं। अगर मैं किसी एडिक्शन में हूं तो उसकी जिम्मेवार मैं हूं, मैं खुद हूं, मेरी सोच है उस चीज की जिम्मेवार। नाउ द पॉइंट इज कि हम विचारों के एडिक्शन में कैसे चले जाते हैं।
विचारों के एडिक्शन का मतलब क्या हुआ कि वही बातें जो मुझे रुलाती हैं, जो मुझे परेशान करती हैं, मैं बार बार भाई वही क्यों करती जा रही हूँ। मैं वो बात याद करती हूँ और मैं रोती हूँ, लेकिन फिर भी मैं वही बात क्यों याद कर रही हूँ। अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि जीवन में कभी हम हंसे ही नहीं है, या जीवन में हम कभी खुश ही नहीं हुए हैं। कभी किसी लोग से पूछो तो कहते हैं मैडम कोई बात ही नहीं याद है, मुझे तो ये भी नहीं याद है मैं लास्ट टाइम हंसा कब हूं या मैं हंसी कब। सोच के देखो, ऐसा है कि हम मतलब कभी लाइफ में हंसे ही नहीं है, हम सिर्फ रो ही रहे हैं। नहीं ना, क्या है, क्यों एडिक्शन बन जाते हैं। अब ये थोड़ी सी गहरी बात है, ओके, बट हम इसको बहुत सिंप्लीफाइड करने की कोशिश करूंगी मैं, कि इसको जैसे राइटर ने बताया हम उसको और सरल भाषा में समझ पाए कि हम थिंकिंग के इतने भी ज्यादा एडिक्टेड क्यों हो जाते हैं, क्यों नहीं हम उस चक्रव्यूह से अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं। इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं बोलूंगी तो आपको अच्छी नहीं लगेंगी, तो मैं वो बातें नहीं बोलूंगी, वो हम भी साइकोलॉजी में बोलते हैं। लेकिन चलिए, मैं उसको थोड़ा मॉडरेट लेवल में रखते हुए मैं आपसे शेयर करती हूँ। बिकॉज यू आइडेंटिफाई योर सेल्फ विद योर थॉट्स। सोच के देखना, पता है इसका क्या मतलब है। आपको ऐसा लगता है, आपको अच्छा लगता है, आपको ये एक एक्टिविटी लगती है, हमको ऐसा लगता है ओ आई एम डूइंग समथिंग विदाउट रियलाइजिंग हाउ हाउ बैड आई एम डूइंग फॉर माई सेल्फ। मैं अपने लिए कितना गलत कर रही हूँ, मैं अपने अपना कितना नुकसान कर रही हूँ, मैं अपने आप को उन्हीं बातों में ले जा रही हूँ। लेकिन पता है क्या होता है, हमें ये अच्छा लगता है। पता है क्यों अच्छा लगता है, हमको ऐसा लगता है मेरा वजूद ही नहीं रहेगा इफ आई स्टॉप थिंकिंग, आई आई विल बी नो मोर। अगर मैं विचार ही नहीं है तो मेरा अस्तित्व ही नहीं है। ये एक ऐसा भाव है जो हम सोचते नहीं है लेकिन हम करते हैं। इसको सोच पाना, इसको महसूस कर पाना, इसको एक्सेप्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। लोग बोलते हैं मैं अकेला नहीं रह सकती या मैं अकेला नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकते, सोच के देखिएगा, कभी आपको आंसर मिलेगा इस बात का। अकेले रहने से डर क्यों लगता है, क्योंकि आपको अपने आप से डर लगता है। अरे मुझे तो अपने से डर नहीं लगता, गहराई में जाइए, आपको अपने आप से डर लगता है। अपने आप से कैसे डर लगेगा, क्योंकि आप अपने आप को अपने नकारात्मक विचारों से डराते हो, आप अपने आप को नेगेटिव विचारों से रुलाते हो, आप अपने आप को अपने नेगेटिव विचारों से बेचारापन अपने में डालते हो। सोच के देखिएगा, ये सुनने में बात अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि हम इस को करते हैं लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इट इज ओनली इन आवर ओन हैंड। हमें कोई नहीं रुला सकता, हम खुद को रुलाते हैं। कोई तकलीफ नहीं दे सकता, हम खुद को तकलीफ देते हैं। कैसे देते हैं, अपने विचारों से देते हैं। अब जब क्या होता है, धीरे धीरे जब हम बड़े होते हैं ना, तो हमारी एक मेंटल इमेज बन जाती है अपने आप को लेके। हमारे पर्सनल और कल्चरल कंडीशनिंग हमारी ऐसी है, हम उन चीजों को एक्सेप्ट करते हैं जिनको समाज एक्सेप्ट करता है, हम उन चीजों को बुरा कहते हैं जिनको मेरा कल्चर बुरा कहता है। सोच के देखिए क्या कर दिया, हमारी कंडीशनिंग ऐसी हो गई। जब हमारी कंडीशनिंग ऐसी हो जाती है तो हमें पता ही नहीं चलता कि वो ही मेरे विचार बन जाते हैं और वो ही मेरी पहचान बन जाती है, एंड आई फील दिस इज हु आई एम। तो जब हम अकेले में होते हैं, तो जब वो विचार होते हैं ना, तो वो हमें तंग करते हैं। तब हम कहते हैं ओहो मेरे से तो भाई अकेले रहा ही नहीं जाता है। इसको राइटर ने एक शब्द दिया है, फैंटम सेल्फ, द ईगो। ये हमारी ईगो पर्सनालिटी जाग जाती है, और ये जो हमारी ईगो पर्सनालिटी जाग जाती है, ये हमारे को कॉन्स्टेंटली विचारों में रखती है। वो इंसान बुरा है, वो मुझसे चिढ़ता है, उसके मन में मेरे लिए ये चीज है, हम यही करते रहेंगे, यही करते रहेंगे, यही करते रहेंगे। ईगो का मतलब यहाँ पे वो अहंकार नहीं है, ये साइकोलॉजी की ईगो पर्सनालिटी है। मैं अपने आप को आइडेंटिफाई अपने विचारों से करूंगी, और मेरा विचार जहां पे ले गया मुझे, बस अब मैं वहीं पे रहूंगी, वहीं पे रहूंगी। तो मैं क्या जी रही हूँ, इज इट माई ट्रू सेल्फ? नो, दिस इज माई फॉल्स सेल्फ। ये एक मेरा फॉल्स सेल्फ है। तो ये कहाँ से आया, इसको किसने आइडेंटिफाई किया? इसको अनकॉन्शियसली आइडेंटिफाई किया मेरे माइंड ने। मुझे भी नहीं पता मैं ऐसी क्यों हो गई, मैं इतनी नेगेटिव क्यों हो गई, मैं इतनी बेचारी क्यों हो गई।
जीवन में ये चैलेंज आया तो मैं टूट के क्यों रह गई? मुझे नहीं समझ में आएगा। क्यों नहीं समझ में आएगा? बिकॉज दिस आइडेंटिफिकेशन हैज बीन क्रिएटेड बाय माय ओन माइंड, एंड दैट टू अनकॉन्शियसली। आई मीन आई वाज नॉट अवेयर मैं ये कर रही हूँ। तो घूम के बात कहाँ आ गई? माइंड पे। और माइंड में क्या है? थिंकिंग। आपको पता है फ्रेंड्स, मैंने माइंड के ऊपर इतनी बुक्स पढ़ी हैं। हमारा माइंड इज सो पावरफुल। और मैंने सिर्फ बुक्स नहीं पढ़ी हैं, उन चीजों को मैनिफेस्ट करके भी मैंने देखा है। वाकई में माइंड इज वेरी पावरफुल। अब ये सुन के हमें लगेगा हाय प्लीज हमें भी बता दो। तो ये एक लाइन में बताने वाली चीज नहीं है। इसके ऊपर काम करना पड़ता है। हमें अपनी पावर हमारे अंदर है, हमने उसको बंद करा हुआ है, हमें उसको जगाना पड़ता है। उसको जगाने में ही ये रोल जो है, ये हमारी ये बुक कर रही है। अगर हम इसको सही अंदाज से अपने जीवन में ले पाए, ये मैटर नहीं करता अब आप किस एज के हैं। ये मैटर करता है कि आप इस लर्निंग को अपने अंदर कितना ले पा रहे हैं। तो हमारी आइडेंटिफिकेशन किससे बन गई? मेरे फॉल्स सेल्फ से। वो फॉल्स सेल्फ किसने क्रिएट किया? मेरा माइंड ने किया। कैसे किया? अनकॉन्शियसली किया। कहते हैं ना, हमें ज्यादा ध्यान जो है अपने सबकॉन्शियस माइंड पे रखना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता उसके अंदर क्या है। और गहराई में अगर हम जाएंगे, हमारा अनकॉन्शियस माइंड जिसमें हमारी शैडोज हैं, पिछले हर जन्मों की चीजें हैं, बट स्टिल यू हैव द पावर टू करेक्ट दैम। हम अभी भी वो चीज कर सकते हैं। तो अब सिंपल सी बात हो गई कि जब हम ईगो में रहेंगे, हम प्रेजेंट मोमेंट में रह ही नहीं सकते। हम 10 लोग कहीं जा रहे हैं, लेकिन अगर हमारी ईगो एक्टिवेट है, तो हम 2 लोगों को देख के कुछ सोचने लग जाएंगे। ये ऐसा कर रहे हैं, ये वैसा कर रहे हैं, ये यूं है, ये है, पता नहीं अब ये उधर जाके क्या कर रहे हैं, इन्होंने क्या बात करी, ये है वो है। सोच के देखिए। तो वो ईगो हमें कभी भी प्रेजेंट मोमेंट पे नहीं रहने देगी। हम उस जगह पे गए हैं, हम उसको एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन नहीं, हम बाकी लोगों को देख के हम क्या कर रहे हैं? हम उनको एनालाइज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ ईगो। वो ईगो आपको कभी भी प्रेजेंट मोमेंट पे रहने नहीं देगी। और जो इंसान हर समय ईगो के मोड में रहता है, वो लाइक ऑलवेज डिसफंक्शनल। वो कभी सही सोच ही नहीं पाएगा। वो देख के भी उस बात का वो मतलब निकालेगा जो वो निकालना चाहता है, जो उसकी ईगो फीड करती है। हाँ, ये लोग ना मेरे से छुपा रहे हैं, उसको ऐसे ही लगेगा। हम 6 लोग अगर कहीं गए और 2 लोग 2 मिनट के लिए बातें करें, हंस रहे, इन दोनों की तो बहुत बनती है, ये हमसे छुपा रहे हैं। तो ईगो ईगो माइंड मेरा, वो मुझे कभी प्रेजेंट मोमेंट पे रहने ही नहीं देगा। जबकि मोक्ष कहाँ है? लिबरेशन कहाँ पे है? जैसे अभी इससे पहले जो उषा जी बात बता रहे थे, तो उसी को थोड़ा अगर हम और रिफाइंड करके समझे तो करना क्या है? जो वो बात कर रहे थे, हम उसके अंश ही हैं। हम उसका अंश है, तो क्या करना है उसको समझने के लिए? वेरी सिंपल। जस्ट बी इन प्रेजेंट मोमेंट। प्रेजेंट मोमेंट पे रहना है। जब तक आप प्रेजेंट मोमेंट पे नहीं रहेंगे, आप इस एहसास को नहीं ले पाएंगे। और प्रेजेंट मोमेंट पे हमें कौन नहीं रहने देता? एज लॉन्ग एज आई एम व्हाट माई माइंड इज। मतलब मैं नहीं हूं, मैं मेरा माइंड है। मैं मेरा माइंड है। मैं अपने विचारों को सत्य मानती हूँ। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो बात का ना सिर होता है ना पैर होता है। नहीं, वो ऐसा लगा, वो यूं किया, ऐसा किया। मतलब मैं देखती हूँ, है ये बेचारे के माइंड ने इसको कैसे कब्जा किया है। वो कोई बात होती ही नहीं है, और वो बंदा 4 दिनों से वो बातें सोच रहा है। जस्ट थिंक इट ओवर। हम कितनी अपनी एनर्जी को वेस्ट कर जाते हैं। नाउ द पॉइंट इज हाउ टू थिंक क्लियरली। तो फिर हम कैसे एक क्लियर वे में सोचे? अब देखो बातें तो, आपको थिंकिंग तो हमें चाहिए चाहिए। तो अब ये प्रश्न एक बड़ा उठेगा कि हम क्लियर वे में कैसे सोचें? हम फोकस्ड होके कैसे सोचें? फोकस्ड होने का मतलब होता है कि अभी ये प्रॉब्लम आई है, तो इस प्रॉब्लम का मैं सोल्यूशन कैसे निकालूं, फोकस्ड होके कैसे सोचूं। अब तो भाई ये असली लर्निंग आएगी। लेकिन इसको समझने से पहले
आपको दो शब्दों का डिफरेंस क्लियर करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज मैंडेटरी, आई मीन, एंड दिस इज व्हाट इज थिंकिंग एंड व्हाट इज कॉन्शियसनेस। कभी कभी हमें ऐसी गलती लग जाती है कि थिंकिंग और कॉन्शियसनेस यानी कि सोचना और चेतना ये एक ही है। नो, दे आर नॉट सेम, देयर इज डिफरेंस बिटवीन थिंकिंग एंड बिटवीन कॉन्शियसनेस। और मैं ये कहूंगी, अब अगले 1 मिनट में जो मैं बोल रही हूँ वो जिसने समझ लिया ना, तो बस आज का सेशन उस बंदे के लिए पूरा हो गया। तो वो भाई क्या चीज है जो हम अगले 1 मिनट में बोलने लगे हैं? देखिए, थिंकिंग जो है वो चेतना का एक एस्पेक्ट है। थिंकिंग इज ओनली अ स्मॉल एस्पेक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस। लेकिन जो थॉट्स हैं, थिंकिंग हमारे विचार हैं, जो थॉट्स होंगे, दे कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट कॉन्शियसनेस। अगर एक मृत शरीर के अंदर अगर अभी वो चेतना उसकी नहीं है किसी भी चीज के अंदर, तो विचार नहीं करेगा, है ना? तो विचार चेतना के बिना नहीं है, लेकिन चेतना विचारों के बिना है। अब ये सोचिए, जब हम एनलाइटनमेंट की बात कर रहे हैं तो हमें क्या करना होता है? हमें नो माइंड जोन में जाना है। नो माइंड जोन डज नॉट मीन टू किल योर माइंड। नो, इट डजंट मीन। इट मीन्स टू बी इन अवेयरनेस विदाउट थिंकिंग। आप जागरूकता में हैं, लेकिन आप सोच नहीं रहे हैं, विचार नहीं है। दैट इज प्योर कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस डज नॉट नीड थॉट्स। चेतना को विचार नहीं चाहिए। विचार चेतना के बिना नहीं हो सकता। चेतना को विचार नहीं चाहिए। और हम जिसका अंश है, जो आप मेडिटेशन में कर रहे थे, उस परमात्मा का वो क्या है? वो प्योर चेतना है। वो प्योर चेतना है। तो हमें ये सबसे पहले समझ में आ जाना चाहिए, वो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन थिंकिंग एंड कॉन्शियसनेस। थिंकिंग जो है वो एक स्मॉल एस्पेक्ट है कॉन्शियसनेस का। कॉन्शियसनेस को थिंकिंग की जरूरत नहीं है। और हम क्या बोलते हैं? प्योर कॉन्शियसनेस बनिए। तो प्योर कॉन्शियसनेस का मतलब क्या हुआ? नो थॉट्स। सो नाउ आस्क योरसेल्फ, इज इट पॉसिबल कि हम कहे ओ आई एम एनलाइटेंड, सो डज इट मीन आई वोंट बी हैविंग एनी थॉट्स? मेरे को विचार ही नहीं आएगा? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो फिर अब क्या करना है? एनलाइटनमेंट का मतलब क्या है? विचारों से ऊपर उभरना है। ये नहीं बोला विचारों को बंद ही कर दीजिए, विचारों से ऊपर उभरना है। ओके, विचारों से ऊपर उभरना है, यानी कि जो अनकॉन्शियस लेवल के ऊपर जो मेरे थॉट्स हैं, जो मुझे मेरे अंदर एनर्जी को लीकेज करते रहते हैं, मुझे एकदम डिप्लीट रखते हैं, मुझे उनसे दूर रहना है। तो फिर मुझे करना क्या है? आई विल बी यूजिंग माई थिंकिंग एज एंड व्हेन नीडेड। जब मुझे थिंकिंग की सोच की जरूरत होगी तो उसको इस्तेमाल करूंगी। दिस इज रियल एनलाइटनमेंट। आप तब सोचेंगे जब सोचने की जरूरत है। जब सोचने की जरूरत है तब सोचूंगी। आई विल बी मोर फोकस्ड एंड आई विल बी थिंकिंग इन वेरी इफेक्टिव वे। अदरवाइज सारा दिन तो सोचते ही रहते हैं। क्या सिर्फ सोचने से हो जाता है? आप सोच के देखो, चाहे बिजनेस है चाहे स्पिरिचुअलिटी है, सोचने से थोड़ी ना होगा। बिना सोचे स्थिति में रहना, जब जरूरत है तब फोकस होके सोचना और एक्शन लेना, दिस इज द वे, लाइक यू नो, टू इवॉल्व योरसेल्फ। आई होप आई एम क्लियर ना। ये पॉइंट क्लियर है? अगर किसी को नहीं क्लियर है तो प्लीज आप इस पे भी पूछ लीजिए, कि फिर मैं नहीं तो आगे चलूंगी। अगर किसी को इतना भी पॉइंट क्लियर नहीं है, because I know this is very like important thing to understand, so you can raise your hand, and if you want to ask anything you can. नहीं है तो आई थिंक संतोष जी या तो सो रहे हैं सब या फिर क्लियर है because नहीं नहीं, I am आप not able to see आपने इतने people. सरल शब्दों में समझाया है ना पूनम जी, कि वो क्लियर है बिल्कुल। जी। ओके, ठीक है। तो एक if it is लैंग्वेज है। uh, अब आप गरिमा गरिमा को अनम्यूट कर दीजिए।
मैं हूँ होस्ट। यस गरिमा, यू कैन म्यूट योरसेल्फ। हाँ, हेलो, जय गुरु जी दीदी। जय गुरु जी। नहीं, आपने पूछा ना तो मैं सिर्फ थम्स अप कर रही थी, मुझे क्वेश्चन नहीं था, समझ में आ रहा ओके है सारा बहुत ओके अच्छे ओके से। ओके ओके, देन इट्स ओके। ओके जी, तो अगर समझ में आ रहा है अच्छे से तो हम आगे चलते हैं, क्योंकि फायदा नहीं ना कि हमें समझ नहीं आ रहा और हम फिर गरिमा प्लीज म्यूट योरसेल्फ, आई एम नॉट एबल टू कीप यू म्यूटेड। सो अब क्या हुआ, अब हमें ये समझ में आ गया भाई एनलाइटनमेंट क्या, और ये भी समझ में आ गया थिंकिंग को कब यूज करना है, जब जरूरत पड़ेगी दैट टाइम आई विल बी मोर फोकस्ड, आई विल बी सॉल्यूशन ओरिएंटेड, I will be implementing the same. Now this whole picture is clear. So अब हमें क्या करना है, ये जो हमारे अंदर एक इनवॉलेंट्री, ये जो इंटरनल डायलॉग हमेशा चलता रहता है, हमिंग की साउंड जैसे मैं बोल रही थी वो चलती रहती है चलती रहती है, उसको मेरे को रोकना है, उससे अपने आप को मुक्त करना है। द बेस्ट वर्ड इज मुक्त करना, रोकना नहीं, क्योंकि रोकेंगे तो वो फिर चीज आ जाएगी, मुझे उससे फ्री होना है। तो वंस यू विल बी फ्री फ्रॉम दैट इंटरनल डायलॉग, जो अंदर बातें चलती रहती है, तो पता क्या होगा, देयर विल बी इनर स्टिलनेस। और जब हमारे अंदर क्या होगा, स्टिलनेस होगी, एकदम हम शांत होंगे, तो हम कहाँ पहुंच गए, हम पहुंच गए नो माइंड जोन में। एंड व्हाट इज नो माइंड जोन, अब हमने क्या समझा, कॉन्शियसनेस विदाउट थॉट्स, अवेयरनेस में रहेंगे, देयर विल बी नो थॉट्स। बहुत ही मजेदार स्थिति होती है ये, जब हम इसको हासिल कर लेंगे। एंड देयर लाइज अवर रियल पावर, वो रियल पावर आप तब एक्सरसाइज कर पाएंगे जब आप वहां पे इस स्थिति तक पहुंचेंगे। अगर आप इस स्थिति में ही नहीं पहुंचेंगे तो फिर हम इस चीज को कैसे ले पाएंगे। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू ये थिंकिंग विचार हो गए। अब दूसरी चीज जो, और अब हमारे पास चीजों की कमी थोड़ी ना है, एक और चीज है, वो भी हमारे साथ चिपकी रहती है। अब वो क्या है, वो है हमारे इमोशन। गुस्सा आ गया, पिटीनेस, सेल्फ एस्टीम लो हो गया, जेलसी आ गई है, डर लगने लग गया है, भाई अब क्या होगा, जो भी है किसी भी चीज को लेकर डर। आप देखो कि एक छोटे बच्चा होता है ना, अगर उसको कमरे में आप बिठा दो, मम्मी छुप जाए, वो भी बेचारा ऐसे एकदम करके वो डरने लग जाता है, "हाँ, मेरी मम्मी कहाँ चली गई", अगर वो अकेला रूम में होता है, और जब मम्मी आती है तो ऐसे मम्मी के गले लग के रोता है, चाहे 2 मिनट हुए हो अभी, है ना। तो इमोशंस क्या होते हैं, वेरी सिंपल, हमारी बॉडी का रिएक्शन हमारे माइंड के प्रति, दैट इज इमोशन, द बॉडी इज रिएक्शन टू अवर माइंड। अब ये जो इमोशंस होती हैं, ये जो हमारे अंदर होते हैं, ये पता है कहाँ होते हैं, जहां पे माइंड और बॉडी मिलता है। ये लाइक व्हेन योर बॉडी एंड योर माइंड मीट, जिस पॉइंट पे, तो आपने देखा होगा, संतोष जी आप भी म्यूट कर लीजिए, आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, बॉडी में किसी पार्ट पे पेन होती है, एक एक पार्ट पे पेन होती है, तो कभी कभी उसके टेस्ट होते हैं, कुछ भी नहीं निकलता है, तो साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं, इमोशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं। इन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एज ए साइकोलॉजिस्ट, एज ए क्लाइंट, दोनों को बहुत काम करना पड़ता है, देन दे आर एबल टू टेक इट आउट। अब हम लोग स्पिरिचुअल लोग हैं, तो हमें इसकी बहुत अच्छे से समझ होनी चाहिए। आपके शरीर में जहां पे माइंड, ऐसा क्यों होता है कि मान लो जैसे घर में कोई बात हो गई, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, कुछ भी, तो किसी इंसान को एकदम शोल्डर में पेन हो जाती है, किसी को हाथ में हो जाती है, किसी का पेट खराब हो जाता है, उसे अब खाना नहीं खाया जाता। ऐसा क्यों होता है, तो सोचो ना, वही बात है, वही लड़ाई झगड़े में 4 लोग थे, और देखो उनके ऊपर क्या क्या असर पड़ रहा है। अब कई लोग, मैं कहूंगी जो बहुत ही एक लोग लाइक तमोगुण वाले लोग होते हैं, वो बिल्कुल बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे, वो चुप नहीं, वो हर बात में बोलेंगे, वो हर बात में बोलेंगे, वो चुप नहीं करेंगे, है ना। तो लेटर ऑन उनको भी ये चीजें आएंगी, क्योंकि उनके अंदर बड़ा एंगर है, उनके अंदर बड़ी जेलसी है, वो इन चीजों से भरे होते हैं। नाउ द पॉइंट इज, मेरी बॉडी रिएक्ट करती है मेरे माइंड, मेरी बॉडी रिएक्ट करती है मेरे माइंड को। हम इसको यूं भी कह सकते हैं,
मेरे माइंड का रिफ्लेक्शन है मेरी बॉडी में, दैट इज इमोशन, दैट इज इमोशन। मैंने कुछ देखा, कुछ सुना, कुछ पढ़ा, कुछ भी किया, तो वो विचार और मेरे अंदर एक भाव आया, अगर साइकोलॉजी यूज करूं केमिकल रिएक्शन आए, है ना। अब ये दोनों जहां पे मिल जाएंगे वहां पे मेरा इमोशन है। पता नहीं ये बात सुनते मेरे दिल में कुछ हो रहा है पता नहीं कोई ऐसे ऊंचा बोले ना मेरा सिर फटने लग जाता है मेरे घर में वो बंदा ऐसे बोलता है ना मेरे शोल्डर में पेन होती है। मैं इस चीज को जर्नलाइज नहीं कर रही हूँ, मोस्टली मेजोरिटी मतलब फीमेल्स का, देखो जितने अब जैसे केसेस होते हैं तो मैंने देखा कि शादी के बाद लोगों को ये पेन्स बहुत बढ़ जाती है ड्यू टू इमोशंस, ड्यू टू इमोशंस एंड ड्यू टू नॉट टेकिंग केयर ऑफ इमोशंस इन हेल्दी वे। सो दे विल स्टार्ट हैविंग दिस पेन दैट पेन, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। उससे पहले कभी माइग्रेन नहीं था। मेजोरिटी मुझे लेडीज कहती हैं जी शादी से पहले तो हमने कभी सिर दर्द की गोली नहीं खाई थी, और अब तो देखो हम कितनी कितनी मेडिसिन खा रहे हैं, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो वो उनके इमोशंस, उनकी थिंकिंग हमने देखी, अब ये उनके इमोशंस आ गए, है ना। अब इमोशन एंगर आ रहा है, फियर आ रहा है, अब वो आपसे फिर आगे जो है वो क्या करता है, वो आपको रिएक्ट कराता है। नाउ द प्रॉब्लम इज इतने इमोशन मुझे आते क्यों है। एक बंदा कहता है मेरे को तो बड़ा गुस्सा आता है। अच्छा जी, मुझे हर बात पे गुस्सा आता है, ठीक है। एक बंदा होता है वो बहुत मेडिटेशन भी कर रहा है, वो बड़ी विजडम भी ले रहा है, वो सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसके दिमाग सस्पिशियस, शक करना, कहानियां बनाना, जजमेंटल रहना। तो होता क्या है, जितना हम अपने विचारों के साथ जुड़ के रहेंगे उतना ज्यादा ये मुझे पसंद है, ये मुझे नहीं पसंद है, अब दूसरों की लेबलिंग करते रहेंगे, इंटरप्रिटेशन। मतलब कभी अगर मैं अब बातें बताने लग जाऊं ना तो पता नहीं हमारे कितने सेशन लग जाएंगे। हंसी भी आएगी और समझ में भी आएगा यार कैसे, मतलब इतनी इतनी बातों पे लोगों ने इतने सालों से वो बातें पकड़ी होती हैं। अरे नहीं ऐसा हुआ था, मुझे पता है, मुझे नीचा दिखाने के लिए ऐसा किया गया, मुझे यूं किया गया, मुझे वो किया गया, मेरा नाम पीछे डाला आगे डाला। शादी के कार्ड्स में नीचे वो नाम लिखते हो ना लोग चाचे मामों के, तो मेरा नाम नीचे लिखा गया, ये मुझे नीचा दिखाया गया। मैं मरते दम तक ये बात नहीं भूलूंगा। मतलब मेरी रिस्पेक्ट वो शादी के कार्ड में मतलब मेरा नाम कहाँ पे लिखा हुआ है। थिंकिंग, थिंकिंग, वो सोच, जजमेंट करना, इंटरप्रिटेशन करना। तो वो क्या करेंगे, यानी कि जो लोग प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहते हैं, जो लोग कॉन्शियसनेस की स्थिति में नहीं रहते हैं, वो इन चीजों में पड़े रहेंगे। अब कभी कभी लोग कहते हैं हाय नहीं मैं तो इतना मेडिटेशन करता हूँ, तो घर के लोग बोलते हैं दिखता तो नहीं है कि तुम कहीं से मेडिटेशन कर रहे हो, भाई तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी बातचीत। तो मैं सिर्फ मेडिटेशन से थोड़ी ना एनलाइटनमेंट हो जाएगा, हमें अपने अंदर विजडम भी तो डालनी पड़ेगी, लर्निंग भी तो डालनी पड़ेगी। तो देखना पड़ेगा अरे यार मैं तो हर समय ही करते रहती हूँ, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये तेरा है, ये मेरा है, उसने मुझे ऐसा करा, उसने मेरे साथ यूं कर दिया, मुझे गुस्सा आ गया, मुझे बुरा लग गया, मुझे जेलसी हो गई, ब्ला 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 ब्ला, करते रहते हैं करते रहते हैं। तो क्या होता है अगर सोच के देखें तो क्या होगा, किसका नुकसान होगा, उस इंसान का जो यूं सोच रहा है, जो ऐसे इमोशंस जनरेट कर रहा है। अब जैसे देखो मैं एक बड़ा अच्छा एग्जांपल इसमें बताया हुआ है, मोस्टली इसको हम यूज भी करते हैं आप। जैसे मान लीजिए जो मेरा, इसको समझाने के लिए मैं बता रही हूँ, जो मेरा अनकॉन्शियस इमोशनल पैटर्न है, जो हमारा अनकॉन्शियस इमोशनल पैटर्न होगा, वो पता है कैसे दिखता है, किसी एक्सटर्नल इवेंट में। जो मेरा अनकॉन्शियस, ये मेरा इमोशनल पैटर्न होगा जो भी, वो मुझे किसी एक्सटर्नल इवेंट में दिखेगा। जैसे कि एक बंदा है, उसके अंदर बड़ा गुस्सा है, ये राइटर ने एग्जाम्पल बताया जो मैं बता रही हूँ। तो उसके अंदर बड़ा गुस्सा होता है, वो अपने अंदर गुस्से को रखता है, उसको नहीं पता कि मेरे में गुस्सा है। वो लाइक उसको किसी भी तरीके से वो एक्सप्रेस भी नहीं करता, लेकिन वो कहता है
जब भी कहीं जाता हूँ मेरे साथ, चाहे वो मेरा रिश्तेदार हो, मेरा दोस्त हो, मेरा जानकार हो, किसी बात हो जाती है कि मुझे गुस्सा आ जाता है। वो उसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मेरे साथ वैसा कर दिया, उसने यूं कर दिया, फलाना टमकाना, तो क्या होता है, मेरे को गुस्सा आ जाता है। अब इसको सोच के देखिए, बड़े आराम से सोच के देखना, बहुत ब्यूटीफुल लर्निंग है। क्योंकि जो मेरे अंदर होगा मैं वैसे ही खींचूंगी, है ना। माई वाइब्स डिसाइड्स माई ट्राइब्स। जो मेरे अंदर होगा मैं वैसी ही सिचुएशन खींचूंगी। वो बंदा कहता है मेरे साथ तो ना हमेशा ऐसे होता है। तो बिल्कुल जो हमारे अंदर होगा हम वैसे ही लेंगे। सो अब क्या होता है भाई, मेरे अंदर इमोशन कैसे है, अब इसको भी पता करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार। इट इज लाइक बिट डिफिकल्ट फॉर अस टू मेक इट आउट व्हाट सॉर्ट ऑफ इमोशन आई एम कीपिंग। एम आई कीपिंग एंगर, एम आई जेलस, एम आई कीपिंग टू मच ऑफ प्राइड इनसाइड मी। कैसे करूं भाई, ये तो मुझे कोई बताया, मुझे ये कैसे पता चलेगा। तो क्या होता है कि हमको अपने खुद के इनर एनर्जी फील्ड पे जाना पड़ता है और इमोशंस को महसूस करना। जैसे उस दिन मैंने करवाया था, तो आपने क्या किया था, आपने थिंकिंग को महसूस किया था, है ना। तो थिंकिंग माइंड में होती है, हमने उस चीज को आपको महसूस करवाया था। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम अपने इमोशंस को महसूस करते हैं। इमोशंस को सेम जैसे वो बताया था वैसे ही हम इसको करेंगे। और अब एक बात आप लोगों ने सुनी होगी, हम कभी कभी कहते हैं ना, यार मेरा दिमाग कुछ और कह रहा है लेकिन मेरा दिल कुछ और कह रहा है। दिमाग कुछ और कह रहा है, दिल कुछ और कह रहा है। मेरा एक बड़ा खूबसूरत सा तकिया कलाम है, सुनो सबकी करो मन की। और ये मैंने अपनी मम्मा से सीखा हुआ है। मेरी मम्मा बहुत ही, एक होता है ना खुश दिल जिंदा दिल लेडी, जिन्होंने जिंदगी में FEAR, फियर तो उनकी लाइफ में कभी ये शब्द ही नहीं था। तो मेरी मम्मी हमेशा एक बात कहते थे, सुनो सबकी करो मन की। तो मतलब कई बार देखो हमारे पेरेंट्स हमें कितनी खास बात समझा जाते हैं। इसका क्या मतलब है कि माइंड से आप सुन रहे हो, सोच रहे हो, लेकिन दिल कुछ और कह रहा है, तो ऑलवेज गो विद योर दिल। और सेम चीज राइटर बोलते हैं। राइटर बोलते हैं कि कभी आपको ये लगे कि विचार कुछ और आ रहा है, लेकिन मेरा इमोशन कुछ और कह रहा है, विचार कह रहा है ऐसा करो, लेकिन मन कह रहा है नहीं नहीं ऐसा नहीं, मुझे ऐसा नहीं, मुझे वैसा करना है। तो वो कहते हैं विचार झूठ हो सकता है, लेकिन आपका जो भाव होगा वो हमेशा ट्रुथ होगा। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना, हम बच्चों को गुस्से से डांटते हैं, उनको गुस्सा भी दिखाते हैं, लेकिन हमारा भाव नफरत का नहीं होता उनके प्रति। हम उनके भलाई के लिए उनको करते हैं, है ना। तो देखो कितना है कि विचार आपका गलत हो सकता है, लेकिन जो आपका भाव है वो कभी गलत नहीं होता है। नाउ द पॉइंट इज हाउ टू प्रैक्टिस इट। तो इसको प्रैक्टिस कैसे करते हैं, मैं आपको उसका तरीका बता देती हूँ, और मैं चाहूंगी कि आप लोग इसको प्लीज जरूर करना। क्योंकि इमोशंस को पकड़ना मुश्किल है। जो अभी हमने पिछली बारी विचारों को किया था, तो आई वॉज वेरी हैप्पी, बहुत अच्छे से लोग कर पा रहे थे। और जिन्होंने नहीं भी किया होगा, और अगर आपने प्रैक्टिस करी होगी आप उसको कर लेंगे। लेकिन इमोशंस को थोड़ा पकड़ना मुश्किल हो जाता है, पता है क्यों? क्योंकि विचार हम हमेशा ब्रेन पे देखते हैं, क्या विचार आ रहा है। इमोशंस तो पूरी बॉडी में ट्रेवल करता है, और वो वायु की, एयर की तरह सांसें ले रहे हैं, तो इमोशंस ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो उसको ना पकड़ना, उसको ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट स्टिल वी कैन ऑलवेज ट्राई। तो हम क्या कर सकते हैं, बड़े आराम से जब भी आप मेडिटेशन पे बैठे, बड़ी गहराई से थोड़ा अपनी बॉडी के अंदर जाएं। बिकॉज आई हैव माई नेक्स्ट सेशन, तो मैं टाइम नहीं एक्सीड कर सकती, नहीं तो मैं आपको करवा देती, इसलिए मैं बता रही हूँ। आप बैठेंगे, और बैठने के बाद आप क्या करेंगे, आप अपनी बॉडी के अंदर आप महसूस करेंगे, महसूस करेंगे। मैं तो यूं कहती हूँ कि आप हेड टू टो अपनी बॉडी के अंदर देखना शुरू कर दें। आपका मन करे आप पैरों की उंगलियों से स्टार्ट करें, धीरे धीरे करते करते ऊपर 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 ऐसे आते जाएं। अपने आप आपको कुछ जगहें ऐसी मिलेंगी जहां भी आपको कुछ अनईजी लग रहा होगा। अगर आप अवेयरनेस में करेंगे, आपको दोनों पैरों में हो सकता है एक लेग में कुछ अलग सी फीलिंग आए, दूसरे में अलग से आए। वहां पे जहां लगे, हाँ रुको, ये इतना इजी नहीं है मैं बोल रही हूँ, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। देन आस्क कि ऐसा यहाँ पे क्या है। आप पूछेंगे, पूछते रहिए। जरूरी नहीं है ये पहले ही दिन आंसर आ जाएगा। पूछते रहिए, पूछते रहिए, पूछते रहिए, पूछते रहिए, धीरे धीरे
this thing will be settled down. You will be asking same question again and again and again, and you will be getting the answer. क्या चीज मैंने यहाँ होल्ड करी हुई है? वो जो नाराजगी, वो जो गुस्सा, वो जो चिंता, वो जो कुछ भी होगी, वो आपको मिल जाएगी। तो आपने क्या करना है? अपने इमोशंस को भी देखना है। इट विल इंक्रीज योर ऑब्जर्विंग प्रेजेंस। आपके अंदर वो उन चीजों को एक ऑब्जर्व करने की क्षमता आएगी। ये बहुत जरूरी चीज है। अपने विचारों को, जैसे मैंने बताया, उसी तरीके से अपने अंदर ये जो नकारात्मक विचार है, नेगेटिव इमोशंस हैं, इनको सेंस करना। एंड मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी है, वो मुझे बताएगी, आपकी बॉडी आपको बताएगी। जुड़िए तो सही अपनी बॉडी से, अपनी बॉडी से जुड़े तो सही, उसको सेंस करने की कोशिश कीजिए। यू विल बी गेटिंग द आंसर। आप किसी एक जगह पे जहां लगा रही नहीं, मेरी यहाँ बड़ी पेन हो रही है, फिर उसके बाद आप हर बारी उसी जगह पे जाओ और कॉन्सेंट्रेट वहां पे करो एंड आस्क दैट पर्टिकुलर कि ये मुझे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या है, कौन सा मेरा विचार है, कौन सा मेरा विचार है। तो आपको उसका आंसर जो है वो मिल जाएगा। ठीक है। सो विद दिस हम आज का सेशन यहीं पे एंड करेंगे, जिसमें हमने एनलाइटनमेंट को समझ लिया और हमने ये समझा है हमारे इमोशंस क्या होते हैं, हम अपने इमोशंस को कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है। तो इसी सफर को आगे बढ़ाएंगे हम अपने अगले सेशन में। तो किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना या एनी शेयरिंग, एनीथिंग यू वांट टू जी, शेयर, यू कैन। थैंक यू पूनम जी। बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया, जो आराम से समझ में सब कुछ आ रहा है। आई डोंट थिंक कि क्वेश्चन शायद ही किसी का होगा, लेकिन हैंड रेज है। किसने हैंड रेज किया है? आईफोन नाम नहीं लिखा हुआ, चैट में किया हुआ है हैंड रेज। बट एक चीज मैं अप्रिशिएट करूंगी, अगर आप सेशन में अपने वीडियो ऑन करें तो अच्छा लगता है, नहीं तो ऐसे लगता है हम स्क्रीन से ही बात कर रहे हैं सिर्फ। इन्वॉल्वमेंट फील होती है ना सबकी, तो अच्छा लगता है। पता नहीं आईफोन से कोई थे। किसने हैंड रेज किया है प्लीज बताएं। आईफोन लिखा है, आपका नाम नहीं लिखा हुआ उसके ऊपर। तो आप आईफोन को ही अनम्यूट कर दीजिए। अच्छा, मेरे को आपने होस्ट बना दिया है। हाँ जी जी, जी बना दिए बना दिए। जी, मैंने अनम्यूट कर दिया है। नमस्ते दीदी, मैं रश्मि। अच्छा रश्मि जी, आपका नाम नहीं हाँ, लिखा था। जी जी बोलिए। ये दूसरे फोन से करती हूँ ना अच्छा, दीदी। ये आपने जो पहले बात करी थी कि विचार और चेतना की जो बात आप कर रहे थे, पर जब नेगेटिविटी होती है मान लीजिए आपके वातावरण में, तो आप विचार करोगे ही ना। तो वही तो आपका टास्क है ना। नेगेटिविटी तो हर एक के वातावरण में होती है, क्या मेरे वातावरण में नहीं, नहीं कुछ चीज होगी? ऐसी हैं जो हमारी नहीं। अब जैसे मैं पर्सनल अपनी बात करना चाह रही थी, जैसे मेरी बेटी की शादी नहीं हुई है। अब नहीं चाह के भी विचार तो आते हैं, और नहीं हम विचार करें तो हमें लगता है कि हम उनकी तरफ केयर नहीं कर रहे हैं। तो फिर ऐसी फीलिंग आती है। आप विचारों को फोकस्ड बनाइए ना। जैसे आपकी बेटी की शादी जो भी है, हम्म, उसके लिए जो आप हम्म। प्रयास कर सकते हैं आप वो कीजिए। आप अपनी बेटी से बात कर सकते हैं कि क्या पता वो करना ना चाह रही हो, कभी आपने ये पूछा उससे? वो करना चाहती है, कोशिश भी कर बस रहे हैं, बस, ढूंढ भी चलो रहे हैं। बस, ये बहुत अच्छी बात है। अगर वो करना चाहती है तो जब तक हम्म। सही मैच नहीं मिलेगा शादी नहीं होगी ना। चिंता से तो पर कुछ फिर नहीं भी होगा, विचार तो प्रयास आते करना हैं। है। तो आप विचारों को पॉजिटिव कीजिए। अभी समझा ना, जैसा विचार होगा वैसी ही सिचुएशन मिलेगी। अगर आप डर से अप्रोच करेंगे, पता नहीं हर जगह बात नहीं बनती, यहाँ भी नहीं बनेगी, तो नहीं बनेगी। यही तो बता रहे हैं। विचार को ट्रांसम्यूट कर दीजिए, परिवर्तित कर दीजिए, पॉजिटिव बनाइए, पॉजिटिव बनाइए नहीं, मैं कि अब। पॉजिटिव भी बनाती हूँ। कई बार क्या होता है, विचार होने ही बंद हो जाते हैं। लगता है कि कुछ नहीं सोचना है, पर उसमें हाँ, तो लगता है मत कि मैं कुछ सोचिए, कर ही। प्रयास कीजिए। नहीं, प्रयास कीजिए, सिर्फ प्रयास अब करना। उसमें मैं प्रयास कुछ कर ही नहीं सकती ना, क्योंकि लड़की ने लड़का नहीं पसंद करना, मैंने कुछ करना है।
तो मैं उसका आप प्रयास ही जाना आप लड़के ही ढूंढ सकते हो ना, आप लोगों को अप्रोच कर सकते हो, आप यही कर सकते हो ना। आप पसंद तो नापसंद तो बच्चे की रहेगी ना, हाँ मतलब मैं है ना। इसलिए मेरा एक यही है कि अगर जब हमारे वातावरण में कोई चीज ऐसी है जो हमारे हाथ में नहीं है, नहीं चाह के भी आदमी, मैं जानती हूँ ये बात कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, फिर भी नेगेटिविटी होती है उसकी। हाँ, तो वही तो और हम जब मैं सीख रहे जानती हैं हूँ कि ना, मेरे हाथ में कुछ यही तो हम सीख रहे हैं कि एनलाइटनमेंट क्या है। एनलाइटनमेंट यही तो है, अपने आप को विचार मुक्त रखना, जितना जरूरी है उतना विचार लाना। अगर आपको क्या लगता है, अगर आप उसकी शादी की चिंता नहीं करोगे तो क्या आपको उससे प्यार नहीं? ये हमारी कंडीशनिंग हुई हुई है हाँ समाज की, बस यही तो असली बात, समझाया है। मतलब ये बिल्कुल आपने जो बात कही है वो 100% बात ये है, तो वही तो मैं बोल समाज की रही हूँ। वजह, समाज भी एक हाँ, रीजन हो जाता है चिंता बिल्कुल। करने का। तो हमने स्टार्टिंग ही यहाँ से हमें करी जीने है नहीं ना। देता। आपको एक बात बताऊं, ये जो हमारी कंडीशनिंग है ना, ये सब हम तोड़ सकते हैं। समाज तब तक हमें परेशान करेगा जब तक हम इस नजरिए से सोचते हैं। जैसे ही आप अपना नजरिया बदलेंगे तो आप खुद देखेंगे कि ये जो, क्योंकि ये हमारी कंडीशनिंग ऐसी हुई हुई है, कंडीशनिंग ऐसी है। दुनिया क्या कहेगी, लोगों को, हमसे ज्यादा लोगों को पता होता है आपकी बेटी इतने साल की हो गई, क्या बात है, कुछ कर नहीं रहे हो अभी, बड़े आराम से बैठे हाँ हुए हो आप बिल्कुल, तो। असल में बात यही होती है। आपका ये लर्निंग आपकी है, आपको इन बातों का असर अपने ऊपर नहीं लेना है। आप ये बातें क्या कर रही हैं, ये आपके अंदर के भाव को, इमोशंस को वीक कर रही हैं, आपको खुद डाउट में डाल रही हैं। ऐसा क्या है कि इसकी शादी क्यों नहीं हो रही? फिर क्या होगा, आपको उसके ऊपर गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। तू ही ज्यादा नखरे निकालती है, दुनिया की शादी होती है, होता ही है ना। तो फिर क्या होगा, हम अपना गुस्सा बच्चे पे निकाल देंगे और वो बेचारी अलग स्ट्रेस में चली जाएगी। दिस इज वो व्हाट वी हम पे बस आर। निकालती है। नेचुरली हम पे निकलेगा ना, और कहाँ जाएगा उसका। कभी आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, उसकी जो चॉइस है, वो जैसा चाहती है, उसको वैसा साथी नहीं मिल रहा, ऊपर से उसको मम्मी से ऐसा सुनना पड़ता है, मम्मी को समाज से सुनना पड़ता है। लेकिन जब आप इन चीजों को पॉजिटिव वे में लेना शुरू कर देंगे कि सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यही तो है कि हमारी कंडीशनिंग ऐसी है। हम अभी देखो, ये एग्जाम्पल आ गया हमारे सामने, ये हुआ कि हम फॉल्स सेल्फ के साथ अपने आप को जोड़ के रखते हैं। समाज क्या क्या करेगा। रिकॉर्डिंग हो रही है तो मैं इससे ज्यादा नहीं बोलूंगी, ठीक है ना। अगर रिकॉर्डिंग नहीं हो रही होती तो मैं खुल के बोलती, ठीक है ना। समाज क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। नहीं कुछ नहीं करता, मैं सब चीजें जानती हूँ, मैं समझती हूँ